हेलो स्टूडेंट्स, अमिताभ सर हियर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अबाउट अचीवमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था अबाउट इकोनॉमिक प्लानिंग, वो क्या होता है, उसके बारे में मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको दिया था। और आज इस वीडियो में आप पढ़ोगे अबाउट अचीवमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी वो जो इकोनॉमिक प्लानिंग हमने उस समय किया था, यानी 1950-51 में, तो उसका हमें क्या फ़ायदा मिला, हमने क्या अचीव किया उससे। तो सबसे पहला अचीवमेंट था हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। तो बच्चों मैं थोड़ा इसमें एक्सप्लेन करूँ आपको कि देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ का तीन इंडिकेटर्स होता है। देयर आर थ्री इंडिकेटर्स। द फर्स्ट वन इज नेशनल इनकम, द सेकंड वन इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड द थर्ड वन इज पर कैपिटा इनकम। तो अगर इन तीनों में ग्रोथ अगर दिखेगा तो हम समझ लेंगे कि हमारे कंट्री का भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। और ऐसा ही हुआ। आप देखो, मैं आपको बताऊं कि जब ब्रिटिशर्स का राज था यहाँ पे, जब ब्रिटिश रूल था, तो हमारा जो नेशनल इनकम था वो 0.5% से केवल बढ़ता था हर साल। लेकिन जैसे ही हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान तैयार किया, जब सारा कंट्रोल हमारे पास आ गया, तो हमने उसमें 3.6% पर एनम का ग्रोथ रेट ऑब्जर्व किया। तो ये एक अच्छा सूचक था हमारे लिए। और सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने 4.2% पर एनम का ग्रोथ रेट देखा। तो कॉन्स्टेंटली हमारा जो ग्रोथ रेट था, नेशनल इनकम का कहो, जीडीपी का कहो, पर कैपिटा इनकम का कहो, वो बढ़ ही रहा था। लेकिन अचानक उसमें रुकावट आया 1965 में। क्यों रुकावट आया? इसके दो कारण थे। पहला, इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध, और दूसरा, सूखा पड़ जाना, ड्राउट का सिचुएशन आ गया हमारे कंट्री में, जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है उसमें काफ़ी फॉल हो गया, उसको काफ़ी कम हो गया। और उसका जो कंट्रीब्यूशन था नेशनल इनकम और जीडीपी में, साथ साथ वो भी कम होता गया। और इसका असर अगले 2-3 सालों तक कंटिन्यू रहा। लेकिन जब हम 11th प्लान की बात करते हैं तो उसमें हमने देखा कि हमने 8% का ग्रोथ रेट ऑब्जर्व किया। और अगर मैं अभी करंट सिचुएशन आपको बताऊं, 2014-15 से 2017-18 तक का अगर जीडीपी को एनालाइज किया जाए तो वो 7.3% रहा। यानी ओवरऑल कंक्लूजन ये रहा कि ब्रिटिशर्स के समय के बाद से हमने अपने इकोनॉमिक ग्रोथ में कॉन्स्टेंटली ग्रो किया। अंडरस्टैंड? अब हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। दूसरा पॉइंट है राइज इन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। बच्चों, कैपिटल फॉर्मेशन एक ऐसा टर्म है जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड है। देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए। बिना कैपिटल के हम कोई भी बिजनेस रन नहीं करा सकते हैं। और ये कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है, मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा दूं। जैसे आप जब पैसे सेव करते हैं तो कहाँ पे करते हो? बैंक्स में करते हो। बैंक क्या करता है, ये जो आपका पैसा जो आप वहाँ सेव करके रखते हो, बैंक उस पैसे से इंडस्ट्रीज को लोन देती है, और इंडस्ट्रीज उस लोन से प्रोडक्शन का काम करता है। तो यानी ये कैपिटल फॉर्मेशन की शुरुआत कहाँ से हुई? सेविंग्स से। तो जितना ज़्यादा आप सेव करोगे उतना ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगा। मोर द सेविंग्स मोर द कैपिटल फॉर्मेशन। और हम अगर अपनी कंट्री की बात करें तो कॉलोनियल पीरियड के बाद से हमारा कैपिटल फॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली बढ़ता गया। और अगर डेटा के हिसाब से मैं बात करूं तो आप देखो, 1950-51 में जब हमने अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान तैयार किया, उस समय हमारे कैपिटल फॉर्मेशन का रेट था 10% ओनली, जबकि 2014-15 में ये राइज हो गया 34.2%। और अगर मैं कहूं तो आप देख सकते हो इसमें 3 गुना ग्रोथ हो गया। तो ये एक अच्छा सूचक, अच्छा पॉजिटिविटी था हमारे कंट्री के लिए। अब मैं आता हूं थर्ड नंबर पॉइंट कि एग्रीकल्चर में हमने क्या क्या डेवलपमेंट किया, क्या क्या अचीवमेंट्स था एग्रीकल्चरल फील्ड में। तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, जब अंग्रेज हमारे यहाँ से छोड़ के चले गए तो उस वक्त हमारे फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में काफ़ी कमी आ गई। इसका मुख्य कारण था पार्टीशन। जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच पार्टीशन हुआ, हमारा एक पूरा कंट्री 2 हिस्से में बट गया।
इससे काफ़ी लोगों की ज़मीन चली गई, जिस वजह से एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा फॉल हो गया, फूड ग्रेन्स की कमी हो गई। तो फिर हम मजबूर हो गए कि फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करने के लिए, और बेसिकली हमने वो फूड ग्रेन्स कहाँ से इंपोर्ट किया? यूएसए से। ठीक है। और अगर एक डेटा हिसाब से बात करता हूं तो 1950-51 में हमने देखा कि हमारा फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन था वो मात्र 51 मिलियन टन्स था, जो कि बहुत ही कम था, जिस वजह से हमें फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट करना पड़ा फ्रॉम यूएसए। ठीक है। तो अल्टीमेटली धीरे 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 ये वक्त कटता गया और हम फूड ग्रेन्स में काफ़ी इजाफा करने लगे, उसके प्रोडक्शन में धीरे धीरे हमने इंपोर्ट करना बंद कर दिया। और इसका सबसे मुख्य कारण था कि 1966 का ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति जिसे हम लोग कहते हैं, उस वक्त हमने क्या किया? HYV सीड्स यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज का उपयोग किया और ट्रेडिशनल वे ऑफ एग्रीकल्चर को रिजेक्ट कर दिया। इससे हमने देखा कि हमारा जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया, वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये डेवलपमेंट हमने अपने एग्रीकल्चर में देखा आफ्टर द कॉलोनियल पीरियड, है ना। और मैं आपको बताऊं कि हम जो है सेल्फ सफिशिएंट हो गए कुछ खास फूड ग्रेन्स में, लाइक व्हीट एंड राइस में। अब ये हम इस स्तर पे पहुंच गए कि हमें व्हीट और राइस दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट करने की अब हमें कोई आवश्यकता नहीं थी। तो हमने एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट किया एंड ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। अब हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करेंगे। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद हमने एम्प्लॉयमेंट पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया, यानी हमने बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ राइज किया अपने कंट्री में। हमारी सरकार ने कॉन्स्टेंटली कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने का काम किया। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स समय समय पे उन्होंने लॉन्च किया, मनरेगा जैसे प्रोग्राम्स, जिससे काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हद तक हमारे कंट्री से दूर हुई। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे सरकार ने बहुत ज़्यादा जोर डाला। उन्होंने प्रेरित किया युवकों को कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, एंटरप्रेनरशिप पे आप ध्यान दें, आप एक अच्छा एंटरप्रेनर बने। और अब अगर अच्छा एंटरप्रेनर बनेंगे तो आप अपने अंडर में कई लोगों को जॉब दे सकते हैं। तो इस पर भी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आपको पता होगा मेक इन इंडिया का नाम आपने सुना है ना। कई स्टार्टअप कंपनियां आई और स्टार्टअप कंपनियों के आने से कई लाखों लोगों को रोजगार मिला। तो हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के क्षेत्र में हमने अच्छा काम किया। आफ्टर द ब्रिटिश रूल हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के क्षेत्र में हमारी कंट्री ने बहुत अच्छा काम किया और हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट को हमने उस समय के तुलना में काफ़ी घटा लिया। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सेल्फ रिलायंस। अब देखिए सेल्फ रिलायंस हम किसे कहते हैं? सेल्फ रिलायंस को अगर हम एक बहुत अच्छे टर्म से समझे तो उसका मतलब होता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी अपनी ही कंट्री में प्रोडक्शन करना, ना कि दूसरे कंट्रीज पे डिपेंड रहना। जो चीज़ हम दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, क्यों ना हम उन चीज़ों को अपनी कंट्रीज में प्रोडक्शन करें, नए नए इंडस्ट्रियल यूनिट्स बैठाएं और अपना प्रोडक्शन को बढ़ाएं। इससे कई मसला हल हो सकता है। एक तो हमारा जीडीपी बढ़ सकता है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकता है ना। इसे हम सेल्फ रिलायंस कहते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का काम खास करके आयरन एंड स्टील, लार्ज मशीनरीज, केमिकल फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा, इन सारे प्रोडक्ट्स पे हमने बहुत ज़्यादा काम किया। यानी अब हम इस स्थिति में आ गए जहाँ पे हमें आयरन एंड स्टील,
लार्ज मशीनरीज, केमिकल फर्टिलाइजर्स के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। हम अब इतना फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन करने की क्षमता रखते हैं जिससे हम खुद सेल्फ सफिशिएंट तो हैं ही, साथ में हम एक्सपोर्ट करने के कागार में भी पहुंच गए हैं। अपना उससे तो काम निकल ही जाता है, प्लस हमारे पास इतना ज्यादा सरप्लस रहता है कि हम उसको एक्सपोर्ट भी कई जगह करते हैं। और सबसे बड़ा अचीवमेंट तो ये है कि हम अब अपना डिफेंस इक्विपमेंट जो आर्म्स एंड एम्युनिशंस होता है उसको भी आजकल हम मैन्युफैक्चर करने लगे हैं। तो दूसरों पे डिपेंड रहना अब हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं और इसी को सेल्फ रिलायंस कहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग का। और सबसे अंत में मैं आपको बताऊं जनरल वेलबींग ऑफ द पीपल। इसका मतलब यह है कि इन सारे इकोनॉमिक प्लानिंग का एक बहुत बड़ा नतीजा ये हुआ कि हम जो है हमारे कंट्री में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वो इम्प्रूव हो गए, है ना। और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के इम्प्रूव होने से जो डेथ रेट है और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो डिक्लाइन कर गया। और बर्थ रेट जो है उसमें भी कमी आई। लोग काफ़ी जागरूक हो गए, लोगों को पता चल गया कि पॉपुलेशन की वृद्धि से क्या क्या हानियां होती है। तो इसलिए बर्थ रेट जो है वो कम हो गया, डेथ रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी कम हो गया ड्यू टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के इम्प्रूव होने से। तो ये मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताया अबाउट अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। लेकिन अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग कहीं ना कहीं फेल भी हुआ, तो किन किन क्षेत्रों में इकोनॉमिक प्लानिंग हमारा फेलियर रहा, ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।